और आज का हमारा ये जो गहन विश्लेषण है वो इसी विषय पर है। हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। उनके इतिहास, विवाद और भविष्य को समझेंगे। तो हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा बांध कहाँ है। बिल्कुल नहीं। हमें उस इंजीनियरिंग के पीछे का विज्ञान समझना है, उन फैसलों के पीछे की राजनीति को देखना है और ये विश्लेषण करना है कि इन विशाल कंक्रीट की दीवारों ने हमारे आज को कैसे बदला। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास बुनियादी ढांचे के नाम पे बहुत कुछ नहीं था। देश को विकास की बहुत सख्त जरूरत थी उस वक्त। सही कहा। तो उस दौर में जो नजरिया अपनाया गया वो बहुत ही भव्य था। क्या हम इन शुरुआती बांधों की तुलना प्राचीन मिस्र के पिरामिडों से कर सकते हैं? पिरामिडों से, हाँ, ये उपमा काफी हद तक ठीक बैठती है। मेरा मतलब है कि ये सिर्फ पानी रोकने वाली दीवारें नहीं थी, बल्कि एक नए राष्ट्र के आत्मविश्वास का प्रतीक थी, एक नए देश की पहचान। एकदम। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में इन परियोजनाओं को राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े औजार के रूप में देखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इन्हें कुछ नाम भी दिया था ना? हाँ, उन्होंने इन विशाल संरचनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। विशेष रूप से जब भाखड़ा नांगल परियोजना की बात आई तो उन्होंने इसको पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर का दर्जा दिया। पुनरुत्थानशील भारत, ये शब्द अपने आप में कितना वजन रखता है। बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि उस वक्त की सचमुच यही सोच थी कि यही संरचनाएं देश को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालेंगी। भाखड़ा नांगल, जब भी बड़े बांधों का जिक्र होता है तो सबसे पहले यही नाम जहन में आता है। आना भी चाहिए। ये सतलुज नदी पर बना है और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसकी बनावट। इसको एक ठोस गुरुत्वा बांध या ग्रेविटी डैम कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 740 फीट है। 740 फीट, यानी एशिया में दूसरा सबसे ऊंचा। वही तो। अब सुनने वालों के लिए अंदाजा लगाना हो तो 740 फीट का मतलब है लगभग एक 70 से 80 मंजिला गगनचुंबी इमारत। पर ये ग्रेविटी डैम का असल विज्ञान क्या है? ये आम बांधों से अलग कैसे होता है? देखिए, ग्रेविटी डैम या गुरुत्व बांध की अवधारणा इंजीनियरिंग का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। आसान शब्दों में समझें तो पानी का जो दबाव होता है वो अकल्पनीय रूप से ताकतवर होता है। पानी किसी भी चीज को तोड़ सकता है। बिल्कुल। तो एक गुरुत्व बांध पानी के इस भयानक दबाव को रोकने के लिए किसी बाहरी सहारे का उपयोग नहीं करता, वो अपने ही कंक्रीट के विशाल वजन का इस्तेमाल करता है। अच्छा, मतलब उसका अपना भार ही उसकी ताकत है। हाँ, उसका आधार इतना चौड़ा और भारी होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी जगह पर मजबूती से जकड़े रहता है। अरे वाह! और इसके पीछे जो विशाल जलाशय बनता है जिसको गोविंद सागर कहते हैं, वो भी तो काफी बड़ा है ना? बहुत बड़ा है। उसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ है। ये तो सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। लेकिन जब हम भव्यता और आकार की बात कर ही रहे हैं तो ओडिशा में महानदी पर बने हीराकुड बांध के आंकड़े तो दिमाग को सुन कर देने वाले हैं। 1957 में शुरू हुआ था ये बांध। हाँ, और इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। पूरा 25 किलोमीटर लंबा बांध। सुनने वालों के लिए इस पैमाने की कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है। 25 किलोमीटर लंबी दीवार का मतलब है कि अगर आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलना शुरू करें तो कई घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएंगे। और क्या सच में इसमें इतनी सामग्री लगी है कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सड़क बन जाए? हाँ, ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है। इसके निर्माण में इतनी मिट्टी, कंक्रीट और सामग्री का इस्तेमाल हुआ है कि अगर उससे एक मानक आकार की सड़क बनाई जाए तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसानी से बन सकती है। बाप रे! और इसका असर भी उसी आकार का रहा है। बांध बनने के बाद उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र की कृषि में ऐसी भयंकर क्रांति आई कि आज असंबलपुर को उड़ीसा का चावल का कटोरा कहा जाता है। सही कहा। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक सही जगह पर बना ढांचा पूरे राज्य की आर्थिकी को बदल सकता है। लेकिन इन विशाल एकल परियोजनाओं के बीच एक ऐसा मॉडल भी था जिसने भारत में जल प्रबंधन की पूरी दिशा ही बदल दी। आप दामोदर घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिसको हम डीवीसी के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत की यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जो 1948 में शुरू हुई थी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल एक बांध नहीं था। ये अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण यानी TVA परियोजना पर आधारित था। तो
एक नदी घाटी परियोजना आम बांध से अलग कैसे होती है? यहीं पर इंजीनियरिंग की असली समझ काम आती है। पहले हम सिर्फ एक नदी पर एक दीवार खड़ी कर रहे थे, लेकिन डीवीसी मॉडल ने सिखाया कि नदी केवल एक धारा नहीं है, वो एक पूरा बेसिन है, एक पूरा इलाका है जहां से पानी बहकर आता है। तो मतलब पूरे इलाके को एक साथ मैनेज करना। एकदम सही। सिर्फ पानी रोकना लक्ष्य नहीं था, मिट्टी के कटाव को रोकना, पूरे इलाके में बाढ़ को नियंत्रित करना और एक ही सिस्टम से सिंचाई और बिजली दोनों का प्रबंधन करना इसमें शामिल था। यानी एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई थी। हाँ, और बिजली उत्पादन के मामले में तो ये अपने समय से बहुत आगे था। डीवीसी भारत की पहली ऐसी परियोजना है जहां कोयला, जल और गैस तीनों से एक साथ बिजली बनाई जाती है। मान लीजिए 2 राज्यों के बीच एक नदी पर 4 बांध बनाने हैं। ये तो एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह हो गया, जहां पानी आपकी मुद्रा है। ये जॉइंट बैंक अकाउंट वाली तुलना बहुत सटीक है। हाँ, क्योंकि अगर ऊपर वाला राज्य पानी रोक ले तो नीचे वाले राज्य के खेत तो सूख जाएंगे। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल, चंबल परियोजना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 50-50 की साझेदारी का एक बेहतरीन केस स्टडी है। अच्छा, आधा-आधा बंटवारा। हाँ, और ये किसी एक स्थान पर बनी परियोजना नहीं है। इसे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से 3 चरणों में विकसित किया गया और इसमें 4 अलग-अलग बांध शामिल हैं। अच्छा, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक? एकदम ठीक। 2 अलग-अलग सरकारों को एक साथ बिठाकर दशकों तक चलने वाले इस काम को अंजाम देना अपने आप में एक उपलब्धि है। और इसमें जो काम का बंटवारा है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। पहले चरण में आधा मध्य प्रदेश में गांधी सागर और राजस्थान में कोटा बैराज बना। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य वो था जब मैंने राणा प्रताप सागर बांध के बारे में पढ़ा। हाँ, वो राजस्थान में है। और ये सीधे तौर पर रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी की आपूर्ति करता है। मतलब एक पनबिजली परियोजना एक परमाणु ऊर्जा परियोजना को जिंदा रखे हुए है। ये बहुत ही शानदार बिंदु है। अगर हम इस पूरी प्रणाली को व्यापक नजरिए से देखें तो हमें पता चलता है कि कोटा बैराज पूरी तरह से केवल सिंचाई के लिए समर्पित है। वहां से नहरें निकलती हैं। हाँ, वहां से दाईं और बाईं नहरें निकलती हैं जो दोनों राज्यों की प्यास बुझाती हैं, जबकि बाकी के 3 बांध मुख्य रूप से बिजली पैदा करने के लिए हैं। तो इसका मतलब जल संसाधनों का प्रबंधन सिर्फ कंक्रीट का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस बात का संतुलन है कि किसे पानी मिलेगा, किसे बिजली मिलेगी और दोनों राज्य इस मुनाफे को कैसे बांटेंगे। और राज्यों की साझेदारी का ऐसा ही एक और दिलचस्प मामला कृष्णा नदी पर स्थित नागार्जुन सागर परियोजना का है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच का साझा प्रयास है जिसकी नींव 1955 में रखी गई थी। और यहीं से हमारी चर्चा उस बिंदु पर वापस आती है जिसकी शुरुआत हमने इस एपिसोड के पहले हिस्से में की थी। वही 3री शताब्दी के बौद्ध धर्म के खंडार। जी हाँ, नागार्जुना कोंडा के पुरातात्विक अवशेष। जब इस विशाल बांध को बनाने के लिए खुदाई चल रही थी तो वहां वो सदियों पुराने अवशेष मिलने लगे थे। महाचैत्य स्तूप, बौद्ध विहार और एक पूरे प्राचीन विश्वविद्यालय के निशान। आधुनिक विकास के लिए एक प्राचीन सभ्यता के केंद्र को हमेशा के लिए पानी में डुबाना पड़ा। हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ प्रमुख स्मारकों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। हाँ, कुछ को बचाया गया, लेकिन मूल स्थान तो हमेशा के लिए जलमग्न हो गया ना। आज नागार्जुन सागर दुनिया की 3री सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बनाता है, लेकिन उस पानी की गहराई में हमारा इतिहास छिपा है। ये विकास की एक बहुत ही मार्मिक कीमत है। और जब हम दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों की बात करते हैं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, वो सारा पानी हवा में तो जमा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उसे जमीन चाहिए होती है। वही ना, एक जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए जगह चाहिए होती है और अरबों लीटर पानी जमा करने के लिए जमीन। तो जब ये विशाल जलाशय भरते हैं तो उन जगहों का क्या होता है जहां पहले से लोग रह रहे हैं, जहां उनके पुश्तैनी घर है, खेत हैं और सदियों पुराने जंगल हैं। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। सही कहा आपने। 1950 के दशक में जो आधुनिक मंदिरों वाला उत्साह था वो 80 और 90 के दशक तक आते आते गंभीर सवालों में बदल गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर विकास की परिभाषा क्या है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। पर्यावरण और मानवाधिकारों को लेकर जागरूकता चरम पर पहुंचने लगी थी। इस वैचारिक बदलाव को समझने के लिए हमें हिमालय की वादियों में जाना होगा। उत्तराखंड में भगीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बने तेहरी बांध को देखते हैं, जिसकी ऊंचाई 207.5 मीटर है। हाँ,
और इस ऊंचाई के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी बनावट। ये भाखड़ा की तरह ठोस कंक्रीट का बांध नहीं है। नहीं, ये एक मिट्टी और पत्थर से भरा, जिसे हम अर्थ एंड रॉकफिल डैम कहते हैं, वैसा है। अब यहाँ एक आम इंसान के मन में सवाल उठता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो इतनी ऊंचाई पर है, उसे ठोस कंक्रीट से बनाने के बजाय मिट्टी और पत्थरों से क्यों भरा गया? क्या ये पैसे बचाने के लिए कोई समझौता था? बिल्कुल नहीं, ये कोई समझौता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग की जरूरत थी। वो कैसे? देखिए, टिहरी बांध हिमालय के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है और ये पूरा इलाका एक अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र यानी साइज्मिक जोन में आता है। अच्छा, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हाँ, अध्ययन बताते हैं कि यहाँ 6.8 से लेकर 8.5 तीव्रता तक के भूकंप आ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ एक अत्यंत कठोर कंक्रीट का बांध बनाते हैं तो शक्तिशाली भूकंप के झटकों से उस कंक्रीट में दरारें आ सकती हैं, वो टूट सकता है। तो मिट्टी और पत्थर का फायदा क्या है? एक अर्थ एंड रॉक फिल बांध लचीला होता है। ये एक विशाल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। भूकंप आने पर ये थोड़ा हिल सकता है, अपनी जगह पर थोड़ा खिसक सकता है, लेकिन ये कंक्रीट की तरह आसानी से टूटता नहीं है। सही कहा। और विस्थापन की इस मानवीय कीमत को दुनिया के सामने सबसे जोरदार तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन ने रखा था। हाँ, सरदार सरोवर परियोजना एक ऐसा मामला बन गया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नीतियों को हिलाकर रख दिया। अगर हम दस्तावेजों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो सरदार सरोवर के आंकड़े हमें विकास और विस्थापन दोनों पक्षों की एक सटीक तस्वीर दिखाते हैं। पहले अगर विकास के पक्ष को देखें तो 1985 में वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना के लिए $450 करोड़ का भारी भरकम लोन मंजूर किया था। $450 करोड़? उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। उसके पीछे का तर्क क्या था? तर्क ये था कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भयंकर सूखाग्रस्त इलाकों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को जीवनदायी सिंचाई मिलेगी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिलेगा। बिल्कुल, पनबिजली पैदा होगी और बाढ़ पर नियंत्रण लगेगा। कागज पर ये एक आर्थिक चमत्कार जैसा लग रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। अगर कागज पर ये इतना ही बड़ा चमत्कार था तो 1989 में मध्य प्रदेश के हरसुद में 45,000 लोग सड़कों पर क्यों उतर आए? क्योंकि उसकी एक भारी कीमत थी। वही तो, उन्होंने इसे विकास मानने से इनकार कर दिया और इसको विनाशकारी विकास का नाम दिया। अब सुनने वालों को यहाँ देखना होगा कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं कि इस एक परियोजना के कारण 37,000 हेक्टेयर जमीन हमेशा के लिए पानी में डूबने वाली थी और इसमें से 13,000 हेक्टेयर तो शुद्ध वन भूमि यानी फॉरेस्ट लैंड था।